नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी की हर शाम 4 बजे की बेबाक बहस में। और आज मैं बात करना चाहती हूँ राफेल सौदे की, क्योंकि एक बार फिर से ये पूरा मुद्दा सुर्खियों में आ गया है जब से खासकर जो फ्रांसीसी मीडिया पार्ट जो इनका मीडिया पोर्टल है, जासूसी पोर्टल है, उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं कि दस्तावेजों के बावजूद ईडी और सीबीआई ने जांच नहीं की थी। और उसके बाद कल एक काफी हमलावर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने किया और बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारे आरोप भी बीजेपी पर लगाए। और जैसे कि उन्होंने एक दस्तावेज का मेंशन किया था कि सुषेन गुप्ता जो इस पूरे मामले में बिचौलिया है, उन्होंने एक नोट लिखी थी दसॉल्ट एविएशन को, और उसमें उन्होंने कहा था कि वो एक पॉलिटिकल हाई कमांड से उनकी मीटिंग करवाएंगे। और ये नोट 2015 का है, जिस समय बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार का गठन 2014 में हो चुका था और ये नोट 2015 में लिखा गया था। तो सवाल ये उठता है कि कौन है ये वो हाई कमांड जिसके बारे में सुषेन गुप्ता ने नोट लिखी थी, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जो कांग्रेस ने कल रेज किया और कहा कि सीबीआई हेडक्वार्टर्स पर रातों रात छापे पड़े, जो उस समय के निदेशक थे सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा, उनको हटाया गया, तो उसका क्या कारण है। उधर जो पूर्व मंत्री थे यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी, उन्होंने भी सारे डॉक्यूमेंट्स को आलोक वर्मा को सौंपा था। और कांग्रेस का ये कहना था, कल पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें कहा कि आलोक वर्मा एफआईआर दर्ज करने जा रहे थे और शायद यही वजह थी कि उनको हटाया गया। और ये वो सारे सवाल जो कल कांग्रेस ने खड़े किए हैं, उसको अभी तक बीजेपी ने खारिज नहीं किया है। तो आज ये चर्चा पूरी मैं इसी लाइन पर आगे बढ़ाना चाहती हूँ और सवाल पूछूंगी बीजेपी से, सवाल पूछूंगी कांग्रेस से, और साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आइए आप आज जो हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है उससे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल। गुरदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है परंजय। आज का जो पूरा डिबेट है वो मैं शुरू करूंगी परंजय से कि बहुत सारी लेयर्स अब नजर आ रही हैं इस पूरे राफेल का जो खुलासा हुआ है। और जिस राफेल को अभी तक ये माना जा रहा था कि अब वो मामला ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गया है, तो जो फ्रांसीसी इन्वेस्टिगेटिव पोर्टल है मीडिया पार्ट, उसने एक बार फिर से इस चीज को रिफ्लेक्ट किया है और दिखाया है कि ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो क्या कहेंगे जो अभी हाल में खुलासे हुए हैं? लोग कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी भी उतनी ही, बीजेपी की तो गलती है ही, लेकिन साथ में कांग्रेस की भी उतनी गलती है। कैसे देखेंगे ये जो आरोप और प्रत्यारोप का जो पूरा क्रम चल रहा है? पहला बात, नीलू जी धन्यवाद, आपने बुलाया आपका कार्यक्रम में, आपका प्रोग्राम में। मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर मैं भी एक किताब का प्रकाशक हूं। आने वाले कुछ महीनों में आने वाले हैं ये राफेल कांड के ऊपर। देखिए, ये पूरा राफेल राफेल कांड के ऊपर बहुत सारे प्रश्न, और ये प्रश्न का जवाब हमें नहीं मिला। ये फ्रांस में एक न्यूज पोर्टल, खबर का पोर्टल है मीडिया पार्ट, आज नहीं, इस साल मार्च महीना से लगातार एक बार नहीं 3 बार अलग अलग, एक बार नहीं एक सीरीज इन्होंने निकाला कि जो हमारे सामने है और जो हमारे भारतीय जो सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस डील में कुछ गड़बड़ नहीं है। ये है 2018 में, दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया। उसके बाद फरवरी 2019 में सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों कहा कि ये राफेल का जो मुद्दा है इसमें कोई घोटाला नहीं है। मगर ये सारे होने के बाद भी नया सूचना आ रहा है, और ये नया सूचना मैं समझता हूं किसी को जांच करना बहुत ही जरूरी है। आपने बहुत कुछ कह दिया, मैं 2-4 बात मैं जोड़ना चाहता हूं। एक तो है दसॉल्ट के साथ बातचीत हो रहे थे यूपीए के समय में, मगर वो डील अलग था 126 लड़ाकू विमान के लिए। और इस समय दसॉल्ट अकेला नहीं था, इसके साथ भारत सरकार का एक संस्था था HAL, हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर हमने जब जून 2015 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस किया, एक पूरा नया डील, एक नया एक समझौता आया। ये पुराने डील को लोग भूल गया और उस समय हम लोग सोच रहे थे ये 95% तैयार है, फिर भी एक नया डील आया। ये 36 लड़ाकू विमान एकदम तैयारी कंडीशन, जो अंग्रेजी में कहेंगे फ्लाई अवे कंडीशन। तो ये डील बहुत अलग है। कांग्रेस और कांग्रेस की बहुत लोग कह रहे हैं कि दाम बढ़ गया। पुराने डील में एक एक हवाई जहाज का दाम लगभग 527 करोड़, ये बढ़ के लगभग 3 गुना हो गया। और पूरा डील है 60,000 करोड़ के आसपास, 59,000 करोड़, 59,000 करोड़। आखिरी पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, अक्टूबर 11, 2018 में मॉरिशस का अटॉर्नी जनरल भारतवर्ष का अधिकारियों को, जैसे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी को चिट्ठी लिखा और जो उनके पास सबूत मिला कि इस डील में घूस किसी ने लिया। एक बिचौली था, एक दलाल था, उनका नाम है सुषेण गुप्ता, उसको बाद में गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार किया गया 2019 में। मगर ये 11 अक्टूबर आया और 12 दिन के बाद एक बहुत आश्चर्य स्थिति में भारत सीबीआई के जो निर्देशक उस समय थे, आलोक वर्मा को रात को 12-1 बजे हटाया। उसका 2-4 दिन पहले अरुण शूरी जी, प्रशांत भूषण जी, यशवंत सिन्हा जी ने जाके उनको एक दरखास्त किया कि आपने एफआईआर लॉन्च किया। इसमें बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह हो रहा है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत कुछ आ गया। मीडिया पार्ट सच बोल रहा है, ये कह रहा है कि सुषेण गुप्ता एक दूसरे डील में, थेल्स का डील में नाम किया, उनका ईमेल में नाम आया अमित शाह जी का, अरुण जेटली जी का, उस समय भारतीय जो वायु सेना का चीफ था अरूप राय, तीनों का नाम आया। ये उनका कहना है, उनका ईमेल्स में लीक हुआ है। सच है या नहीं सच है, इसके लिए मैं समझता हूं भारत सरकार को एक जांच करना चाहिए। ये जो बिचौली है, ये जो दलाल है, किसको घूस दिया, कब दिया, क्यों दिया, ये हमारे पास जानकारी नहीं है। सुषेण गुप्ता जी जब उनको ईमेल भेजा कि हमको हाई कमांड, ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल हाई कमांड से बात करा देंगे, कौन है हाई कमांड, कौन थे उस समय, ये सारे विषय के ऊपर जांच करना जरूरी है। चलिए ये सवाल अरविंद जी से कर लेते हैं। एक मिनट, आखिरी चीज, सुषेण गुप्ता को गिरफ्तार किया गया एक दूसरा केस में, ये अगस्ता वेस्टलैंड केस में, जो हेलीकॉप्टर डील है, ये एक और डील है, राफेल डील। मगर ये सुषेण गुप्ता डैसोल्ट के लिए, डैसोल्ट एविएशन जो राफेल लड़ाकू विमान बनाते, उसके लिए भी दलाली कर रहे थे। यूपीए के समय से और एनडीए के समय, दोनों समय में इन्होंने दलाली किया। अरविंद जी, मैं आपसे अब सवाल करूंगी कि कल इतने सारे सवाल कांग्रेस ने उठाए थे और आरोपों की उन्होंने झड़ी लगा दी थी, और डेट वाइज जो अमित शाह जी का जो फेवरेट वर्ड है क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी वाइज उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को क्या हुआ, उसके बाद 10 अगस्त को क्या हुआ, उसके बाद 2018 में जो भी दस्तावेज मिले, वो सारी चीजें सामने आई हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो भी प्रश्न कांग्रेस ने खड़े किए हैं, अभी तक बीजेपी ने उसका कहीं से भी खंडन नहीं किया है, तो क्या स्टैंड है इस समय बीजेपी का? आप क्या सही मान रहे हैं जो कांग्रेस जिन आरोपों को उठा रही है और जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, आप मानते हैं कि वो सही आरोप है? देखिए मैडम, आपने अभी 10 मिनट लगभग समय दिया, मैं 10 मिनट से सुन रहा हूं प्रांजल जी को, मुझे लगता है मेरे को भी आप समय देंगी। कल कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया ये तो आप मुझे बता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के ऊपर क्या आरोप लगाया, क्या उससे आप अवगत हैं? और अभी क्रोनोलॉजी की बात हो रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस और करप्शन का चोली दामन का साथ है, और ये हो नहीं सकता है कि कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट बने और वहां करप्शन ना हो। मूल विषय पे आने के पहले थोड़ा मैं जो कह रहा हूं उसके पक्ष में तथ्य रखूंगा। भारत आजाद हुआ 1947 में,
और 1948 में प्रथम रक्षा घोटाला हुआ। क्या हुआ? 2000 जीप खरीदने का समझौता हुआ ब्रिटेन के एक कंपनी से, और उसमें से जीप आई केवल 155। जांच कमेटी गठित की गई, जांच चलती रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और जिसके ऊपर उंगली उठी थी बीके क्रिस्टमेनन, जो तत्कालीन हाई कमिश्नर थे, उनको बाद में रक्षा मंत्री बना दिया गया। और उनका रक्षा मंत्री रहते चीन से जो लड़ाई हुआ, उसमें देश का क्या हश्र हुआ, इसको बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। उसके बाद 1951 में साइकिल घोटाला हुआ, आप जानती होंगी। आंध्रा गैस घोटाला हुआ। तेजा ऋण घोटाला आप जानती होंगी। 22 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए लोन दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, करोड़ों रुपए, और एक भी पनडुब्बी बनी नहीं, जांच होती रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो वहां से लेके और बफोर्स तक, 2G और कोलजी तक, और कांग्रेस के जो वर्तमान अध्यक्षा हैं वो, और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, ये दोनों पर्सनालिटी जमानत पे बाहर हैं, तो किसी अन्य आरोप में नहीं, करप्शन के आरोप में बाहर है। और कोर्ट ने ये माना है कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। कांग्रेस और करप्शन दोनों पर्यायवाची शब्द है। अभी कुछ दिनों पहले जब मीडिया पार्ट ने दावा किया था कि राफेल सौदे में दलाली दी गई है, तो कांग्रेस बहुत उछल रही थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तक का इन्होंने नाम लिया, उनका नाम घसीटने का कोशिश किया। लेकिन 2019 में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के कहा कि ये जो हमारी सरकार ने सौदा किया है, उस सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अभी जो बात सामने आई है, आप बताइए, 2007 से और 2012 के बीच में कोई कंपनी यदि कमीशन देती है तो किसको देगी, किस गवर्नमेंट के आदमी को देगी, और उस समय सरकार किसकी थी? मैडम, 10 साल तक इनकी दशा एविएशन से बात चलती रही और समझौता फाइनल नहीं हुआ, जबकि देश को एविएशन की और फाइटर विमान की बहुत सख्त जरूरत थी। फाइनल क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जितना ये कमीशन चाहते थे उतना कमीशन कांग्रेस गवर्नमेंट को मिल नहीं पा रहा था। नहीं, लेकिन अरविंद जी, इसलिए उसमें देरी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि उनकी डील साइन हुई है राफेल फाइटर जेट्स की, तो सवाल तो फिर आपसे किए जाएंगे ना। जी जी मैडम, बिल्कुल किए जाएंगे। आप सवाल पूछ रही हैं और मैं जवाब दे भी रहा हूं। जब 2015 में डील हुआ तो वो कंपनी के साथ डील नहीं था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, और उसमें कोई कमीशन बाजी के लिए जगह नहीं था, जैसे पिछली कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार कोशिश कर रही थी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुआ, और हमारे ऊपर इन लोगों ने दुनिया भर के आरोप लगाए, हमने जवाब दिया। संसद के अंदर भी जवाब दिया, संसद के बाहर भी जवाब दिया, और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सामने सारे तथ्य आए, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो सौदा हुआ है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाया हमारे ऊपर। लेकिन इनके वहां जितनी गड़बड़ियां हुई है, पूछिए, हमारे मित्र बैठे हुए हैं कांग्रेस के। जीप घोटाला में क्या हुआ था, कौन दोषी था, क्या वो पकड़ा गया? तेजा घोटाले में क्या हुआ था, कौन दोषी था, क्या पकड़ा गया? क्वाटरोची बफोर्स घोटाले का किसका मामा था, किसके घर में रहता था, उसको भगाने में और उसकी जो धनराशि थी बैंक में, उसको निकलवाने में किसने मदद की थी? पूछिए इनसे, इसका जवाब दे। उंगली हमारे ऊपर नहीं उठ रही है, उंगली उठ रही है ऐतिहासिक उस दल पर और उस लीडरशिप पर जिसका घोटाला करने का अपना एक काला लंबा इतिहास है। चलिए, मैं गुरदीप से इस पर रिएक्शन लेना चाहती हूँ कि गुरदीप, देखिए, बार बार जो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जितने भी किकबैक्स थे, जो घूस दिया गया था, वो यूपीए की रेजीम में दिया गया था। आप इतनी देर से अरविंद जी को भी सुन रहे हैं, क्या रिएक्शन है आपका, क्या कहेंगे? मुझे लगता है अरविंद जी भूल गए कि सरकार उनकी है, और शायद वो मानते हैं कि सरकार कमजोर सरकार है उनकी, उस सरकार को कार्रवाई करना नहीं आता है। क्योंकि अरविंद जी, जितनी बातें आपने बोली, मैं इतिहास का जवाब में जाऊंगा तो बात भटक जाएगी। हालांकि नहीं, आप दीजिए, आप जवाब दीजिए प्लीज। क्योंकि आपके आरोप आप इतिहास में जाइए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, जाइए सर। आपके आरोप तो देश ने बहुत सुने हैं, लेकिन पैसा कैश पकड़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को, बंगारू लक्ष्मण जी को, सिर्फ बीजेपी के लोगों ने देखा है। सच्चाई यही है देश की।
ऐसा है, उसमें फाइनल जजमेंट, उसमें फाइनल जजमेंट नहीं आया था उस केस में, उसमें स्टे मिल गया था, और एक वो दलित है इसलिए दलित चेहरा के नाते बार बार आप उसको टारगेट करते हैं। उसमें कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया था, और वो यदि जीवित होते तो केस फाइनल हो गया होता, निर्दोष बरी होते। अरविंद जी जब आप बोल रहे थे तो गुरदीप चुप थे उस समय, तो एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद आप रिएक्ट करिए प्लीज। हाँ गुरदीप बोलिए। दूसरी बात चूंकि बीजेपी की खास शैली है नीलू जी, आरोप लगा के प्रचारित करके किसी की भी इमेज को खराब करने की। बोफोर्स को भी इन्होंने बहुत लगाया था, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार के अंदर बोफोर्स जजमेंट आए, इनकी सरकार थी जिसमें कि ये साबित हुआ कि वो घोटाला नहीं था। उसकी बात बीजेपी आज नहीं करती है। क्वात्रोची का नाम याद कराते हैं लोगों को, लेकिन ये नहीं याद कराते कि क्वात्रोची बरी किसके रिजीम में हुआ। 6 साल आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में मुकदमा चला, आप साबित नहीं कर पाए कि क्यों झूठ था। 2G कोल की भी आपने पीछे बहुत बात की थी, आज 8वां साल है मोदी जी का, सब साफ हो गया, दुनिया को पता है कि घोटाला नहीं था, कोर्ट के जजमेंट आ गए। इसलिए बीजेपी घोटालों की बात तो बहुत करती है, लेकिन असलियत क्या है? अगर मैं इस केस के ऊपर आऊंगा, अरविंद जी, मान लिया किसी ने भी घोटाला किया, मैं नाम नहीं लेता, चलिए, ना आपकी पार्टी का ना अपनी पार्टी का। सच ये है कि 3 साल पहले पेपर मिल गए सरकार को। 3 साल पहले जो पेपर मिले उसमें 2 तरह के पेपर थे। एक तो पेपर जिसकी की पेमेंट की बात हो रही है 7.5 मिलियन यूरो की, और एक सेट ऑफ पेपर वो है जिसमें रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज ईडी आपकी सरकार के तहत काम करती है, किसी और की सरकार के तहत तो काम नहीं करती है। ईडी ने छापा मारा सुषेन गुप्ता के घर पे और उसके ठिकानों पर, और ईडी ने क्या पाया कि वहां पे रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज हैं, रक्षा मंत्रालय की इंटरनल कमेटी के रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशंस हैं, रक्षा मंत्रालय की प्राइस नेगोशिएशन कमेटी के पेपर हैं, एक्सेल शीट पूरी है, राफेल की कीमत को लेके पेपर हैं, और तो और जो प्रतिद्वंदी कंपनी है यूरोफाइटर, उसने अरुण जेटली जी को अति गोपनीय जो पत्र लिखा उसकी कॉपी भी है। अब रक्षा मंत्रालय के पेपर अरविंद जी किसी के पास भी मिले तो ये जासूसी और देशद्रोह का मामला होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 3 साल से आपने उसको कुछ नहीं किया। आपके पास सबूत हैं, अगर सबूत जिसके भी खिलाफ है, चलिए मान ली आपकी बात, 3 साल से आपकी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसको आप पकड़ने गए थे ऑगस्टा डील के अंदर। वैसे आपको यह बताएं, ऑगस्टा डील की इंक्वायरी भी कांग्रेस ने शुरू कराई थी, बीजेपी ने शुरू नहीं कराई थी। आज 8 साल बाद आप उस इंक्वायरी को तो कंप्लीट नहीं कर पाए। उस इंक्वायरी में जो आदमी पकड़ा उसके पास राफेल के पेपर मिले, जासूसी के पेपर, और अंत में क्या है नतीजा? अंत यह है कि कार्रवाई तो छोड़िए, उसके दबाव में, क्योंकि वो आदमी पकड़ा गया, उसके पास आपके पेपर पकड़े गए आपकी सरकार के, तो मोदी जी ने जाकर अभी इटली में उसी ऑगस्टा को क्लीन चिट दे दी, उसके ऊपर से सारे बैन हटा दिए, जिसके ऊपर आपके लीडर्स के, मोदी जी हो, अमित जी हो, नड्डा जी हो, आप हो, मैं नहीं मानता कि मोहल्ले के लेवल तक का कोई कार्यकर्ता बचा होगा जिसने पिछले कुछ सालों में ऑगस्टा डील के ऊपर बात ना की हो। तो जिस डील को आप उठाते थे, जैसे आप जीप से उठा रहे हैं ना, आज तक की शैली है, वो डील के बारे में आपने बात की, उल्टा क्लीन चिट दे दी, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है। आज मोदी जी को मालूम है, आपको भी मालूम है, ऑगस्टा की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसा क्या इस व्यक्ति के पास पकड़ा गया, सुषेन के पास, कि देश के प्रधानमंत्री मजबूर हो गए दूसरे देश में जाकर क्लीन चिट देने को? इसका जवाब दीजिए। अगर किसी ने घूस खाई है, 8 साल से आपकी सरकार है, 3 साल से पेपर आपके पास है, वो इंक्वायरी कहां है बता दीजिए आज। अरविंद जी एक जो 24 जून 2014 को एक नोट लिखा था सुषेन गुप्ता ने, और ये दसॉल्ट को लिखा था, और उन्होंने कहा कि हम आपकी मीटिंग करवाएंगे एक पॉलिटिकल हाई कमांड से। तो ये सारे जवाब इस समय देश को चाहिए, और जो सारे सवाल अभी गुरदीप ने उठाए हैं आप उनका भी जवाब दीजिए, और साथ में ये भी बताइए कि सुषेन गुप्ता का क्या रिलेशन है, बीजेपी के वो करीबी माने जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं वो तो यूपीए के टाइम में थे, तो सुषेन गुप्ता का रहस्य क्या है, आखिर किसी को पता चलेगा? एक लाइन में सवाल को मैं पूछ लेता हूं। जिस व्यक्ति पे ऑगस्टा की इंक्वायरी चल रही थी, उस व्यक्ति के पास आपकी सरकार के वक्त के गोपनीय दस्तावेज मिले, और उस व्यक्ति की इंक्वायरी से जुड़े कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके बरी कर दिया। इसका मुझे जवाब दे दीजिए, इस एक लाइन का। बोलिए। अब मैं बोलूं?
जी जी देखिए, बोलिए। अभी ये हमारे लीडरशिप पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। मैंने जब इनके काले इतिहास की बात की तो इन्होंने कहा इतिहास में मैं जाना नहीं चाहूंगा। जाना इसलिए नहीं चाह रहे थे क्योंकि इनके पास जवाब नहीं थे। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे लीडर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। गुजरात जैसे समृद्ध राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं, और गरीब और निचले तबके से आते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका एक अपना कोई निजी पूरे देश में घर नहीं है। अरे और आप मेरी आदरणीय बात का सोनिया जवाब जी दीजिए को ना, एक मिनट बोलने आलाप हो दीजिएगा, गया। बोलने दीजिएगा, गुरुदेव जी बोलने दीजिएगा। और आदरणीय सोनिया जी के करोड़ों अरबों की संपत्ति है और करोड़ों रुपए का आईटीआर डालती है। ये कौन सा आप बिजनेस करती है, कौन सा धंधा करती है, आप नहीं, लेकिन आपने कौन अभी सी भी इंडस्ट्री गुरदीप के लगाती है, सवालों का क्या जवाब नहीं करती है, दिया। नहीं क्या नहीं, अरविंद इसका करती जी, है। पहले इसका मैं पूरे देश के जनता को पता है कि कौन करप्ट है, कौन नहीं करप्ट है। मैं जवाब अरविंद देता हूं। जी, आप भूल हमारे गए ऊपर 8 साल से आपने सरकार आरोप चला रहे लगाए। हो। गुरुदेव जी बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे और नीलू जी ने कहा मेरे को चुप रहने के लिए तो मैं चुप था। आपको बोलना है मैं भी तो चुप कहिए, मैं रहता हूँ। शांत हो जाता हूँ। आप बोल लीजिए, फिर मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आप अरविंद जी आप अपनी बात लोकसभा के खत्म जो कर दीजिए। चुनाव हुए थे 2019 में, उसके पहले राहुल गांधी जी ने गला फाड़ फाड़ चिल्लाया और उल्टा चोर चौकीदार को डांट रहा था। उल्टा चोर चौकीदार को डांट रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे तमाचा मारा और दोबारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ के, सर झुका के, हाथ जोड़ के माफी मांगी राहुल गांधी आपके नेता ने कि मेरे से गलती हो गई है। आप सीबीआई डायरेक्टर की परिवर्तन की और हटाने की बात कर रहे थे। वो फाइल भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा था और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सहमति जताई थी। और वर्तमान में जो डायरेक्टर आए वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें उपस्थित थे। सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट का जज भी सहमत था और हमारे हमारे पक्ष से जिनको होना था वो भी सहमत थे। कोई हमारा अकेला डिसीजन नहीं था। आरोप लगा देने से कभी आरोप नहीं चिपकते हैं। वो चिपकता तब है जब आप गलत काम करते हैं। यह शीशे के तरह साफ है कि 2007 और 2012 के बीच में कोई करप्शन दिया जाता है तो किस पार्टी को दिया गया होगा? उसी पार्टी को दिया जा सकता है जो सत्ता में हो। आप तो केवल आरोप लगाना जानते हैं, लेकिन तथ्य इतने तगड़े हैं कि आप उससे बच नहीं सकते हैं। और आपने कहा कि आपके सरकार ने कार्रवाई नहीं की। श्रीमान, आप लोग भूल जाते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच चल रही थी ना, बार बार ईडी के ऑफिस में पेश हो रहे थे। कौन चिल्ला रहा था, कौन बाप बाप कर रहा था कि हमारे खिलाफ क्यों जांच हो रहा है, हमको क्यों परेशान किया जा रहा है? देखिए, कानून अपना काम करेगा। जहां भी साक्ष्य मिलेगा कानून अपना काम करेगा। हम कांग्रेस के तरफ से भ्रष्टाचार वाला शासन, हम कांग्रेस की तरह से परिवारवाद का शासन और हम कांग्रेस के तरह से अधिनायकवाद का शासन नहीं चलाते हैं। हम करप्शन मुक्त और जनता के हित के लिए और जनता के लिए काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और इसके लिए हम सरकार चलाते हैं। गुरदीप, आपसे एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में पुरंजॉय के पास जाऊंगी। हाँ गुरदीप बोलिए। अरविंद जी ने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन दिया, बात का नहीं, जवाब नहीं दिया। एक मिनट एक मिनट, अब गुरदीप आप को, बोले तो ठीक है, मैं बोल दूं तो अरविंद जी, प्रवचन हो जाएगा। अरविंद जी, वाह, अरविंद बहुत जी, बढ़िया। अरविंद जी, सो नाइस, अरविंद सो जी, नाइस, सो नाइस। अरविंद जी, मैंने अरविंद जवाब जी, दिया एक तो मिनट। प्रवचन हो गया। वाह वाह, अरविंद जी, नमस्कार। गुरदीप को पहले सुन लेते हैं। अरविंद जी, गुरदीप को सुन लेते हैं पहले। हाँ गुरदीप बोलिए। हाँ, तो अरविंद जी का प्रवचन मुझे अच्छा लगा। अरविंद जी ने बोला, उसमें 2-3 बातें बोली और जो बात पूछी वो नहीं बोली। बोला क्या कि सोनिया गांधी के इनकम टैक्स पे सवाल, करोड़ों का इनकम टैक्स गलत है। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आंख पे पट्टी बांध के बैठी है। 8 साल हो गए ना आपकी सरकार को, 8वां साल है ये। मैंने बताया ना, 2 लोगों की जांच तो एक चल सेकंड रही है एक ना। सेकंड, अरविंद जी, हाँ, अरविंद मैं जी उस पर एक ही आ मिनट, रहा हूँ गुरदीप को अरविंद पहले जी। हाँ कंप्लीट मैं कर लेने दीजिए ये प्लीज। याद दिला रहा हूँ अरविंद जी, आप के जो नेता हैं और जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके 13 और 14 के भाषण सुन लीजिए। भाषणों में एक बात वो कहते थे कि जो पॉलिटिकल लोगों पे केस होते हैं वो 6 महीने के अंदर हम निपटाएंगे, फास्ट कोर्ट बनाएंगे। अगर इन पे केसेस थे तो आज तक आप पासपोर्ट बना के, फास्ट तो छोड़िए, अगर कछुआ कोर्ट भी बनाए होते ना अब तक निपट गए होते। ये तलवार लटकाना बंद कीजिए, देश को पता है। चाहे रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, चाहे, क्योंकि ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल आपकी सरकार ने किया है वो केवल राजनीतिक इस्तेमाल किया है।
यहाँ पे सुशेन के पास देशद्रोह के कागज मिले। अब मेरी बात, अब जवाब दीजिए। देशद्रोह से जुड़े कागज मिले हैं, आपकी सरकार को ये चिंता क्यों नहीं हो रही है कि उसके पास आपके डिफेंस मंत्रालय के कागज कैसे पहुंचे? 3 साल से आपकी सरकार को ये जानकारी है, तो आपकी सरकार को चिंता क्यों नहीं हो रही है? आप देश की सुरक्षा की बात कीजिए, भूल जाइए बाकी सब बात। आपके प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी से प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, उनको ये चिंता क्यों नहीं हुई है 3 साल से कि किसी व्यक्ति के घर में अति गोपनीय कागज मिले और आप चुप बैठे? और आज जब जनता में बात आ गई है तब भी आप इसका सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कि इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्यों आपको ये नहीं कर पाए? मैं दो लाइन में जवाब दे दूं। अरविंद जी, कल भी ये पॉइंट उठाया गया था कांग्रेस की तरफ से कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय रहस्य भी बेच दिया है। और जो गुरदीप ने अभी जो सवाल उठाए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो वाकई में सबको परेशान करता है कि इतने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स सुशेन गुप्ता के पास से कैसे मिले, और इस बात की चिंता ऐसा लग रहा है बीजेपी को है ही नहीं। मैं 2 लाइन में जवाब दे दूं। इन्होंने 2-3 आरोप लगाए हैं। एक तो आरोप लगाया है केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का। गुरदीप भाई भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसके शासनकाल में कहा था कि सीबीआई तोता है। हमारे शासनकाल में तोता वाला कोई शब्दावली यूज नहीं हुआ है, नंबर 1। दूसरा, आप कह रहे हैं राष्ट्रहित में आप खड़े होते हो। जब डोकलाम चल रहा था तो आधी रात को चोरी छुपे चाइनीज राजदूत से कौन मिलने गया था, और किसने इनकार किया कि हम मिलने नहीं गए हैं? और जब हमने सबूत पेश किए तो आपने मान लिया और मान के कहा कि मिलने में बुराई क्या है। आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज सरकार में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस का समझौता उससे है। आप राष्ट्रवाद की तो बात छोड़ दीजिए। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आपकी पार्टी वही भाषा बोलती है जो पाकिस्तान बोलता है। तो आप राष्ट्रवाद की तो बात छोड़िए, राष्ट्रवाद के साथ आप दूर 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 तक कहीं खड़े नजर नहीं आते हैं। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे, लेकिन राष्ट्रीय इश्यूज पे हम हमेशा सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़े होते थे। ये चरित्र आपके अंदर नहीं दिखाई देता। परंजय जी से इजाजत लेके, क्योंकि उनके बोलने का नंबर है, मैं अरविंद जी को सिर्फ इतना बता दूं। अरविंद जी, आप बड़े माइंड फील्ड में चल दिए अभी। चीन की बात, डोकलाम की बात, देखिए बीजेपी और आरएसएस के लोग, आपको शायद मालूम नहीं, आपका नंबर नहीं आया होगा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेते जाते रहे हैं। गूगल कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, फोटोग्राफ समेत हैं आपके। अरे चाइनीज आपके मित्र हैं, वो डेटा देते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। चाइना भी झूठ बोलने में माहिर है और कांग्रेस भी झूठ बोलने में माहिर है। दोनों सी से शुरू होता है, दोनों की राशि एक ही है। अरविंद जी, बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट, भाई साहब, हमारा कोई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से कोई समझौता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कोई समझौता नहीं है। वो समझौता है कांग्रेस का, और दुनिया को पता है। आप बीजेपी की वेबसाइट खंगाल लीजिए, उसी के अंदर आपने फोटो डाले हुए हैं, मैंने नहीं डाले हुए हैं, आपकी पार्टी ने वेबसाइट पे फोटो डाले हुए हैं जो आपकी पार्टी। आप गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, आप दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। ये जो आरोप और प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी का चल रहा है, मैं ये डिबेट पूरा मिसलीड नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल मिसडायरेक्टेड डिबेट लगेगा। और ये डोकलाम के बारे में नहीं है। आज का जो डिबेट है वो राफेल से जुड़े हुए जो सवाल है उनके ऊपर है, और अभी तक एक भी सवाल का जवाब अरविंद जी की तरफ से नहीं मिला है। आप इतिहास में चले जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, फिर और बाकी सवाल आ जाते हैं, लेकिन जो पिन पॉइंटेड सवाल राफेल से जुड़े हुए हैं उनका आप जवाब नहीं दे रहे। लेकिन उन सवालों को लेकर भी मैं आपके पास आऊंगी। परंतु माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि इस समय जो सुशेन गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है और जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स उसके पास से मिले हैं, बेसिकली किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि गलती यहां पर किसकी है। कांग्रेस के अपने तथ्य हैं, बीजेपी अपने तथ्य लेकर आ रही है, एंड फॉर अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल रीजंस वो जवाब नहीं दे रही है। What is your perception about the current situation about सुशेन गुप्ता? सुशेन गुप्ता किसका आदमी है? मैं आपका जवाब दूंगा, आपका पूरा मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैंने सुन रहा था, मैं ध्यान से सुना, अरविंद जी जो कहा, गुरदीप जी जो कहा, ये दो राजनीतिक दल का प्रवक्ता है। मैं कोई राजनीति नहीं है, मैं स्वाधीन पत्रकार हूं। मगर जैसे हमारा माननीय गृह मंत्री ने कहा, आप क्रोनोलॉजी ठीक तरह से समझ लीजिए। शुरू करते हैं कृष्णा मेनन के समय, हाँ नेहरू जी थे उस समय, हाँ ब्रिटिश यूके का हाई कमिश्नर थे, फिर रक्षा मंत्री हुआ, फिर क्या हुआ,
इस्तीफा देना पड़ा। आप भूलिए मत। हाँ ठीक है, चीन का उस समय हमारे साथ प्रॉब्लम था, मगर वीके कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। चलिए, बोफोर्स और बोफोर्स घोटाले में क्या हुआ 89 में? हाँ, राजीव गांधी हार गया चुनाव, विश्वनाथ प्रताप सिंह बन गए भारतवर्ष का प्रधानमंत्री। तो उस समय भी एक राजनीतिक असर पड़ा। ये जो बोफोर्स का जो घोटाला था, और इसमें कौन ठीक है नहीं थे, ये हम राजनीति में नहीं जान सकते, हम कुछ तथ्य आपको देते हैं। अब और नजदीक आ जाइए, क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। 11 अक्टूबर 2018 मॉरिशस का अटॉर्नी जनरल ये सारे तथ्य देते हैं सीबीआई को। 12 दिन के बाद आलोक वर्मा जी मध्य रात में 12 या 2 बजे, कितना हम भूल गया, उसको हटा दिया। फैक्ट। बस और नजदीक आ जाइए, ठीक है, दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, हरा झंडा। फरवरी 2019 में सीएजी का रिपोर्ट आ गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 26 मार्च 2019, ये सब होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद, सीएजी के बाद, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट छापा लगा सुषेण गुप्ता जी को। क्या मिला? जैसे आपने कहा, ये सारे जो राफेल के साथ जो इंडियन नेगोशिएटिंग टीम का जो बातचीत हो रहा है, इसमें सारे कागजे आ गया, उनके पास कैसे पहुंच गया? प्रधानमंत्री का दफ्तर कानून मंत्रालय का मत से नहीं माना। एंटी करप्शन क्लॉज, इंटेग्रिटी क्लॉज, वो क्यों हटा दिया? हमारे एनएसए जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, उनका क्या भूमिका था इसमें? सारे प्रश्न आ रहे हैं। जो आखिरी 2-3 चीज में बात बताना चाहता हूं, देखिए, मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर सचमुच सुषेण गुप्ता को 65 करोड़ रुपया के आसपास, वो यूरो का जो करेंसी का कन्वर्शन कीजिए, कब मिला, क्यों मिला, कौन दिया? डसॉल्ट ने दिया। अगर सचमुच डसॉल्ट, फ्रांस में जांच चल रही जी, फ्रांस की सरकार, वहां के एक जज साहब ने ये जांच कर रहे हैं। तो हमारे देश में मैं समझता हूं जांच होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद, आपका सीएजी का रिपोर्ट के बाद बहुत कुछ हो गया। तो समय बताएंगे कि सचमुच हुआ कि नहीं। एक और सवाल मैं कहना चाहता हूं, ये क्या सच है प्रधानमंत्री जब जाके फ्रांस में ये डील का जो घोषणा किया जून 2015 में, उस समय का रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी को मालूम था कि नहीं था? हमें तो बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखा पारिकर जी का, उन्होंने बोला हाँ प्रधानमंत्री जो कहा मैंने समर्थन करता। ये नहीं कह रहे कि हमें मालूम था कि नहीं। भारतीय वायु सेना को मालूम था। ये एक प्रोसेस है, सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सुरक्षा के ऊपर जो कैबिनेट समिति है, इसको मालूम पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री का घोषणा के बाद ये सारे अनुमति आया। तो देखिए, हमारे वायु आपके पास, हाँ, हमारे वायु सेना के पास जो 36 फ्लाईअवे तैयार कंडीशन में राफेल का लड़ाकू विमान आ गया, बहुत अच्छा। मगर वो 126 वाला क्या हो गया? अचानक वो खत्म हो गया। HAL जो एक सरकारी संस्था है, उनका जो उस समय का चेयरमैन साहब है सुवर्णा राजू जी, वो क्या उन्होंने राय दिया? ये सारे विषय में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं, बहुत सारे सवाल उठता है। और मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मैं समझता हूं ये देश के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, क्योंकि ये पब्लिक मनी है, हमारा पैसा, आपका पैसा, अरविंद जी का पैसा, गुरदीप जी का पैसा, नीलू आपका पैसा से ये सब खरीद रहा है। तो हमको सवाल उठाने का हक है। और अरविंद जी, बहुत विनम्रता से आपसे आग्रह करूंगी कि आप बिना इतिहास के किसी गलती में जाए, अगर सिर्फ इन सवालों का आप जवाब दीजिए जो अभी परंजॉय ने उठाया है, क्योंकि वो राफेल से मुद्दा जुड़ा हुआ है। मैं आज किसी और डिबेट में जाना ही नहीं चाहती। राफेल से जुड़े हुए जो ये सवाल है, आप इनका जवाब दीजिए। ठीक है नीलू जी, आपने कहा, मैं हमेशा एंकर का सम्मान करता हूं। इतिहास में जाने से इनको चुभन हो रही है, तो मैं नहीं जाऊंगा। चुभन की बात नहीं है, मुद्दे की बात है। नहीं, मुद्दे की बात है ना।
आप क्रोनोलॉजी की भी, आप जब क्रोनोलॉजी की भी बात डिबेट में करते हैं तो बताना पड़ेगा ना, चेन कहां से शुरू होता है और इतिहास किसका रहता है। चलिए फिलहाल आप तो शब्दों का प्रयोग करिए और मैं बोलूं तो मेरे को कंडीशनल बनाइए कि आप यही बोलोगे, ये नहीं बोलोगे। फिर भी आपका आग्रह है, आपको पसंद नहीं है मैं न बोलूं, तो आपको पसंद नहीं है कि मैं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा। मैं वर्तमान पे आता हूं। नापसंदगी की बात नहीं है मैडम ठीक है, हो गई बात ना, आपने मना किया, मैं नहीं बोल रहा हूं, बात खत्म। हाँ, आप नहीं चाहती हैं मैं कांग्रेस के काले इतिहास को दोहराऊं, मैं नहीं दोहराऊंगा। मैं वर्तमान पे आता हूं। मैं राफेल पे आता हूं। राफेल पे आता हूं। राफेल को लेके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को कितना उनको बदनाम करने का, उनके ऊपर कीचड़ उछाड़ने का कोशिश किया। क्या आपको पता है श्रीमान राहुल गांधी ने इस देश के संसद में खड़ा होकर कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनको जानकारी दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने उसका खंडन कर दिया, तत्काल उनका खंडन आया। मनोहर पारिक जी बहुत बीमार थे, बीमार चल रहे थे, स्वस्थ नहीं थे, उनका नाम लेके श्रीमान राहुल गांधी जी ने गलत बयानी की। मनोहर पारिकर जी ने उसका खंडन किया और तरह तरह की गलत बयानी की। हमारे पक्ष में इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि राफेल का जो डील मोदी सरकार में हुआ है बिल्कुल क्लीन चिट है। लेकिन मैं आपसे नीलू जी एक बात पूछना चाहता हूं कि 2007 से और 2012 के बीच में यदि किसी दलाल को कमीशन दिया जाता है तो उंगली किस पर उठेगी? तत्कालीन सरकार पे उठेगी या नहीं उठेगी? तो तत्कालीन सरकार पर भी उठेगी और यह भी देखा जाएगा कि इस तरह इन लोगों का कैरेक्टर क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है, और इसका नाम आया है, जांच होगी। जब बात आई है तो बहुत दूर तक जाएगी और आप देखिएगा जब अपराधी पकड़े जाएंगे तो हमारे गुरदीप भाई बैठे हैं, गुरदीप भाई उसमें शामिल नहीं होंगे मुझे पता है, लेकिन जो परिवार शामिल होता रहा है, चोर कितनी भी होशियारी करे पकड़ा जरूर जाता है। अब उस दिन आप देखिएगा ये लोग चिल्लाएंगे कि राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी भारत के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहेगा तो मोदी जी की सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको दंडित करेगी और 100% दंडित करेगी। आपने फिर भी जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के प्रश्न पूछ रहा हूं। सारे प्रश्न आपने मेरे से पूछे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, एक बार गुरुदीप भाई से नहीं पूछा कि 2007 से और 2012 के बीच यदि कमीशन खाया गया है तो कांग्रेस की सरकार निर्दोष कैसे साबित करेगी अपने को? अपने को निर्दोष कैसे करेगी? और दूसरे पे उंगली उठाने के पहले क्या उसको खुद जवाब देना नहीं पड़ेगा? इसके लिए उसका नैतिक दायित्व तो नहीं बनता है कि जवाब दे? और ये यही व्यक्ति है जिसका अगस्ता वीआईपी चॉपर घोटाले में भी नाम आया। चॉपर घोटाला किसके टाइम में हुआ? कौन डील कर रहा था? और एक और प्रश्न है कि 10 साल तक सरकार कौन सा डील कर रही थी, क्या फाइनल कर रही थी? हमारे देश के रक्षा के लिए राफेल विमान जरूरी थे और ये 10 साल तक उस सौदे को फाइनल ही नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्या मनचाही रकम के इंतजार में थे कि जितना ये कमीशन चाहते थे उतना मिल नहीं रहा था, इसलिए लेट हो रहा था? और क्या कारण था कि हमारी सरकार आई और उसने कहा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेंगे और तुरंत सौदे को फाइनल किया। आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस सौदे में उंगली उठाने लायक कोई चीज नहीं है। तो यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी है। साज को किसी आज की जरूरत नहीं होती है। हमारा इतिहास बिल्कुल पाक साफ है। ओके, आपने कहा कि आपका इतिहास पाक साफ है। गुरदीप, मेरा जो सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप को इसमें निर्दोष साबित कर पाएगी? क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है कि इट्स जस्ट लाइक अ केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। लोग इस तरह से इसको देख रहे हैं, तो कांग्रेस अपने आप को कैसे ये बताएगी कि उसका दामन बिल्कुल साफ है? क्योंकि ये जो 2006 से 2013 का जो पीरियड बार बार बीजेपी जिसको उठा रही है, Not calling the kettle black. Okay, the other way. Okay, let me get a reaction from Gurdeep now. हाँ गुरदीप बोलिए। देखिए नीरू जी, 2 सौदे हुए थे देश में, एक चॉपर सौदा, ऑगस्टा चॉपर, और एक उस समय L1 पे राफेल का सिलेक्शन हुआ था। जब राफेल का उस समय पूरा हुआ था तो बीजेपी समेत किसी ने भी उसकी प्रक्रिया पे कोई उंगली नहीं उठाई थी, कभी कोई आरोप नहीं लगा था।
लेकिन ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर में आरोप लगा। तब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। जब आरोप सामने आया तो कांग्रेस की सरकार ने खुद उस डील को कैंसिल किया, उस कंपनी को बैन किया और सीबीआई इंक्वायरी शुरू की, क्योंकि यह सरकार का काम था इंक्वायरी करवाना। उस समय राफेल पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। आज राफेल के मामले में तथ्य सामने आए, 2 सेट ऑफ तथ्य। एक, जासूसी हुई है रक्षा मंत्रालय में, और एक 2002 से 12 यूपीए के पीरियड के बीच में, 2002 में वाजपेयी जी का टाइम था 2 साल, और उसके बाद यूपीए की सरकार के पीरियड के पेमेंट की बात आई है। तो ये पेमेंट की बात आई तो इसकी इंक्वायरी सरकार ने 3 साल से क्यों नहीं करी? हम यही तो कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं इंक्वायरी मत कीजिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने इंक्वायरी क्यों नहीं की, भले ही वो कांग्रेस का पीरियड था। क्यों उस सच्चाई को दबा के, एक मिनट बात मेरी पूरी होने दीजिए, क्यों उस सच्चाई को दबा के बैठी है बीजेपी? हमने तो अपनी सरकार में खुद इंक्वायरी ऑर्डर की थी, जिस कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर की थी उसी कंपनी के केस में सुशेन को गिरफ्तार किया, और जब गिरफ्तार किया और जासूसी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तो मोदी जी ने जाके क्लीन चिट दे दी। वो जो इंक्वायरी कांग्रेस ने शुरू की थी उस इंक्वायरी में भी क्लीन चिट दे दी है, और जो इनके समय पे तथ्य आए हैं भले ही कांग्रेस के समय के हो उसको भी इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं इंक्वायरी? इंक्वायरी कीजिए, 2002 से 12 के बीच में किसको पैसा मिला, इंक्वायरी कीजिए, देश को बताइए। आप तो 3 साल से सो गए, उसके ऊपर सो गए, आपके पास आधिकारिक रूप से डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरी बात, आपने 3-4 बार सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, इससे बड़ा मिसकम्युनिकेशन अभी देश में नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम 3 चीजों पे फैसला दे रहे हैं, एक सौदे की प्रक्रिया, एक कंपैरेटिव प्राइसिंग और एक ऑफसेट पार्टनर। सौदे की प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि सीएजी ने जांच कर ली, पीएससी को रिपोर्ट दे दी, इसलिए हम इसको सही मान रहे हैं। एक दिन बाद ही ये क्लियर हो गया कि उस समय तक सीएजी ने रिपोर्ट दी ही नहीं थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सील कवर में जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी वो जानकारी झूठी थी, सरकार ने खुद मान लिया एफिडेविट के बाद में। मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया कि हमसे गलती हुई, हमारा ये मतलब नहीं था। कोर्ट चुप रहा, क्योंकि जिस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट दी थी वो सीएजी रिपोर्ट अस्तित्व में ही नहीं थी अरविंद जी। दूसरी बात, कंपैरेटिव प्राइसिंग में उन्होंने कहा हमें भाई साहब दूसरी बात करके आप 4 बार बोल चुके हैं, अभी 5वीं बात बोलिए। आपके पास अरविंद जी अभी आ रही नहीं, मैं गुरदीप भाई को ये कह रहा हूँ, दूसरी बात करते हुए 5 बार बोल चुके हैं, तो 5वीं बात 6वीं बात कहिए। नहीं गुरदीप, हाँ बस बोलिए। एक मिनट, कंपैरेटिव प्राइसिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सरकार का काम है, हम इसमें जाएंगे ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय नहीं दी। ऑफसेट पार्टनर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इंडियन गवर्नमेंट had no option to choose offset partner as the decision did not rest with Indian government, यानी भारत सरकार के पास अधिकार नहीं था ये फैसला लेने का। और जब ये फैसला आया तो उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे ओलांद, तब तक भूतपूर्व हो गए थे, उन्होंने फ्रांस के एक इंटरव्यू में बोला कि हमने ऑफसेट पार्टनर डिसाइड नहीं किया क्योंकि भारत सरकार का प्रेशर था अनिल अंबानी की कंपनी के लिए, इसलिए उसको बनाया गया। तो 3 चीजों में, तीनों में सुप्रीम कोर्ट का बयान पे क्वेश्चन मार्क है, आज भी है, इस पे आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। और चौथा, आपने बोला कि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा, आपको मैं याद दिला दूं, आलोक वर्मा को आपने आधी रात को 2 बजे रेड करके, सरकार ने अपने ही सीबीआई डायरेक्टर पे रेड की और उसको बर्खास्त किया। और आज 3 साल बाद क्या हो रहा है अरविंद जी उस केस में, आपको मालूम है? आप ही की सरकार है इन 3 सालों में, उन्होंने उसकी पेंशन रोक दी, जीपीएफ रोक दिया, और चार्ज क्या लगाया सीबीआई डायरेक्टर पे आधी रात रेड करने में। अब ये बहस आलोक वर्मा के पेंशन और जीपीएफ पे हो रहा है क्या? आप सुन लीजिए ना जी, ये डिबेट आलोक वर्मा के पेंशन पे हो रहा है क्या? आपने उठाया, इसलिए मैं जवाब दूंगा क्योंकि आपकी सरकार ने चार्ज ये लगाया उस पे कि एक एसीपी राजकुमार के ऊपर उन्होंने विजिलेंस कार्रवाई नहीं की, 2 दागी अफसरों को डेपुटेशन पे लाए, और एक केस में एफआईआर में आईआरसीटीसी के डायरेक्टर का नाम नहीं डाला। ये कुल मिला के आपकी सरकार ने चार्ज साबित किया आलोक वर्मा पे, और इसके लिए रात को 2 बजे रेड की थी। आप इस देश की जनता को इतना मूर्ख मान रहे हैं कि जब सीबीआई डायरेक्टर राफेल की इंक्वायरी शुरू करने जा रहे थे, उस इंक्वायरी के परिप्रेक्ष्य में आपने रात को 2 बजे रेड करके बर्खास्त किया, और 3 साल बाद आप कहते हैं कि किसी अफसर को नियुक्त किया इसलिए हमने उसको बर्खास्त किया था।
तो देश ये समझ रहे, आप ये समझिए ये 8वां साल है आपका, देश समझ रहा है, इसीलिए कान पकड़ के आपको बाहर बैठाया है। देश सब समझ रहा है। हाँ हाँ, अब बोलिए कान तो आपको भी बहुत बार पड़ रहा है, तो 2 सीट पे आप भी थे, हम भी दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं। 2 सीट पे आप भी आए थे। हमने तो शुरू जीरो से किया है, हमने तो शुरू जीरो से किया है। बच्चा बड़ा होके जवान हो सकता है, लेकिन कभी भी बुढ़ा जवान नहीं हो सकता है। नहीं किया, आजादी के पहले आरएसएस आप बोलने दीजिए, आपका टर्म पूरा हो चुका है गुरदीप भाई, आपका समय पूरा हो चुका है। आपको और बोलना हो तो आप बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए, मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलिए अरविंद जी प्लीज। इन्होंने कहा कि आपने 2 से शुरू किया। हाँ, हमने 2 से शुरू किया, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक छोटा बच्चा हो सकता है, लेकिन कभी भी बुढ़ा नौजवान नहीं हो सकता है। कांग्रेस बुरी हो गई है, अब इसका विसर्जन कर दिया जाना चाहिए। अरविंद जी मुझे इन्होंने कहा, इसलिए बोलना पड़ा। अरविंद जी सुन लीजिए, मेरा सवाल सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी डर गई थी कि आलोक वर्मा एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, इसीलिए उनको पोस्ट से हटा दिया गया, रातों रात सीबीआई के दफ्तर में छापा पड़ा? मुझे इसका जवाब दीजिए, इसका आप इस पे क्या कहेंगे आप? ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपनी टिप्पणी भी दी थी, अपना डिसीजन भी दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि सीबीआई को हमने तोते के तरफ से रखा है। उस समय स्थिति क्या थी सीबीआई दफ्तर की? आपस में सीबीआई ऑफिसरों की जूतम पैजार मची हुई थी। वो स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। जो नया सीबीआई ऑफिसर आया, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो भी उपस्थित थे, हमारे पक्ष से प्रधानमंत्री जी थे, वो सहमति बना के नई नियुक्ति हुई। ये विपक्ष के व्यक्ति है, कुछ न कुछ तो कहेंगे। आलोक वर्मा जी की नियुक्ति जब हुई थी, तब कांग्रेस ने कहा था गलत व्यक्ति की नियुक्ति कर ली गई है। तब कांग्रेस ने कहा था कि गलत व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। मुझे और उस समय उनका हटाया जाना उस समय उचित था, इसको कोर्ट ने भी माना। लेकिन जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुका है, उस पे मैं नए सिरे से अपनी राय दूं। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर चुका है, उस पर नए सिरे से राय दी जाए। और दूसरा, बार बार राफेल की बात कर रहे हैं। अरविंद जी मेरे पास समय कम है, आपसे 2-3 सवाल मुझे करने हैं, उसके बाद मैं परंजॉय से एक लास्ट कमेंट लूंगी। मेरा जो सवाल आपसे है, जो कि मैंने आपको डेट के साथ पूछा है, उसका मुझे आज जवाब चाहिए आपसे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका आप जवाब देंगे। सुषेण गुप्ता ने 24 जून 2014 को एक नोट लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था डसॉल्ट के एक रिप्रेजेंटेटिव से कि वो एक पॉलिटिकल हाईकमांड से मीटिंग करवाएंगे। वो पॉलिटिकल हाईकमांड कौन है? आज प्लीज इसका आप उसके बारे में बताएंगे कि वो मंत्री है, कौन है वो बंदा, उसके बारे में मैं बताता, इसका जवाब मैं देता हूं। जो गुप्ता जिसको आप कह रहे हैं, मेरे पास दूसरा सवाल भी है। हाँ जी, मैं संक्षेप में ही दे रहा हूं। गुप्ता जिसने नोट लिखा था, वो यूपीए के शासन के दौरान वो यूपीए के तरफ से एजेंट होता था और दलाली रिसीव किया था। ये बात तथ्य के साथ आ रही है सामने। तो गुरदीप भाई बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति था, किससे लिंक था, क्या करने वाला था। हमारा कोई सुषेण गुप्ता से कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है। इनका व्यक्ति था। इनके शासन काल में जो भी महत्वपूर्ण रक्षा डील हुए थे, चाहे वीवीआईपी चौपर घोटाला हो और चाहे आप सुनते नहीं है मेरी बात, चाहे राफेल घोटाला हो, दोनों में उसका नाम आ रहा है। क्या बताएं अरविंद जी, मोदी सरकार का जो पहला टेन्योर था वो 26 मई 2014 को शुरू हुआ था। उस दिन शपथ ग्रहण था। जो मैंने आपको डेट बताई है वो 24 जून 2014 की है, जिस समय सुषेण गुप्ता डसॉल्ट के रिप्रेजेंटेटिव से ये बोलते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल हाईकमांड से मीटिंग करवाएंगे। तो मेरा ये सवाल है कि 2014 में आप यूपीए की तरफ क्यों जा रहे हैं? 2014 में मोदी का टेन्योर शुरू हो गया था। कौन है वो पॉलिटिकल हाईकमांड? मुझे आज ये जानना है। वो पॉलिटिकल हाईकमान है सोनिया गांधी। उनको लगता था सरकार में नहीं रहते हुए भी ज्यादा प्रभावी होंगी और चीजों को मोड़ सकती है, उन्हीं का नाम लिया होगा। क्योंकि यूपीए के शासन के दौरान ही वो पैसा पकड़ रहा था। उसका आका तो कांग्रेस ही हो सकती है ना, हमसे तो कोई लेन देन नहीं है। वो सोनिया जी के लिए कहा होगा, राहुल जी के लिए कहा होगा। ये बात गुरदीप जी बता सकते हैं विस्तृत तरीके से। अरविंद जी, वो 3 साल से आपके पास गिरफ्तार है वो व्यक्ति।
उसके पेपर आपके पास हैं, आपने पता क्यों नहीं किया 3 साल से? 3 साल से करके सो क्यों रहे हैं आप? ये बात है ना। अब तो अच्छा, दूसरा एक तथ्य सवाल सामने है। आए हैं, जांच होगी, पता चलेगा, आप घबराइए मत। आप अरे वैसे ही 3 साल चिल्लाएंगे तक जैसे रॉबर्ट राष्ट्रद्रोह के वाड्रा से मामले जब में जांच क्यों पूछताछ नहीं हो हुई? रही थी तो आप चिल्ला रहे थे। आप तो पीठ इसलिए ठोक रहे हैं कि 1948 के जीप घोटाले से लेकर मैं और आज तक 1948 आप में नहीं बचते जाना आए चाहती हैं, हूँ। इसलिए आप अरविंद अपने जी, को समझ रहे हैं। तो मैं तो बहुत अरविंद बहादुर जी, हूँ, हमें तो कोई अरविंद पकड़ जी, नहीं सकता है। अरविंद जी प्लीज डोंट डिरेल द डिबेट। मेरा जो दूसरा सवाल आपसे, उसके बाद में, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे परंजॉय से भी एक लास्ट कमेंट लेना है। दूसरा सवाल है, और जो कल कांग्रेस पार्टी ने उठाया था कि जो पूरे इस भ्रष्टाचार के जो तथ्य हैं वो जाकर एक ही दरवाजे पर रुकते हैं, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। और जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है उसमें बताया गया था कि कई क्लॉजेज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटवाए हैं, जैसे कि घूस नहीं, उपहार नहीं, असर नहीं। ये सारी चीजें भ्रष्टाचार विरोधी कानून से क्यों हटाई गई? क्या इसलिए कि जो दसौल्त एविएशन को फायदा पहुंच सके? इसका जवाब दीजिए। मैडम, आपने गलत कोट कर दिया। जितने भी इस देश में महत्वपूर्ण घोटाले हुए हैं पिछले 2 दशकों में, आप देख लीजिए, चाहे 2G हो या कोलजी हो या राफेल पे जो बात आ अब रही फिर है, आप फिर 2G पर सब चले गए। केवल 10 जनपद जाता है। सबके रास्ते केवल अरविंद जाते हैं जी, 10 जनपद। सबके अरविंद रास्ते जी, जाते हैं 10 जनपद। 10 लेकिन तो 8 जनपद साल ही में जाता खोल समय देते और है, वो रास्ते रास्ते और 10 यार। 10 जनपद में नहीं जा जनपद रहे। एक ऐसा एड्रेस है जो दलाली का अड्डा है। अरविंद यशस्वी जी, प्रधानमंत्री माननीय अरविंद नरेंद्र जी, मोदी जी पर इन लोगों ने कोशिश किया था दाग लगाने के लिए, अरविंद लेकिन जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राफेल सौदा जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ अरविंद है जी, बिल्कुल पाक साफ है, उसमें अरविंद कोई जी, कमी नहीं है। मैडम अरविंद जी नीलू सुन जी, लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद भी आपको दिखाई देता है कि सारे रास्ते नरेंद्र मोदी के दरवाजे पे जाते हैं, नहीं और नहीं नहीं, 2007 से और 2012 के बीच कमीशन कोई पाता है, उसको आपको लगता नहीं है कि उसका नहीं संबंध नहीं, यूपीए सरकार से होगा। मैंने गजब मैंने वो मैडम, भी, थैंक यू। नहीं नहीं, क्या बात है, अरविंद जी, क्या जजमेंट अरविंद है जी, आपका। अरविंद जी, नहीं नहीं, देखिए ये सवाल मैंने गुरदीप से भी किया था, गुरदीप ने भी अपने तथ्य रखे, लेकिन जो मेरा नहीं सवाल है रखे, नहीं वो, रखे, नहीं नहीं नहीं, रखे, भ्रष्टाचार, उन्होंने भ्रष्टाचार जवाब नहीं विरोधी, दिया, बिल्कुल भ्रष्ट जवाब मैं तो नहीं कह दिया, रहा हूं, अब बिल्कुल उन्होंने जवाब जवाब नहीं कह नहीं दिया, रहा दिया, हूं, आपने मेरे फिर से सवालों ले का भी लीजिए, जवाब नहीं दिया। सुन उन्होंने लीजिए बिल्कुल अरविंद जवाब जी, नहीं दिया। अरविंद जी वो फिर से अरविंद जी, जवाब दाएं ले बाएं लीजिए। घुमाते रहे, क्रोनोलॉजी बताते रहे, आलोक वर्मा की पेंशन की बात करते रहे, लेकिन इस अरविंद जी, बात पे जवाब नहीं दिया कि कोर्ट ने क्यों कहा कि सीबीआई तोता है। किसके कार्यकाल में अरविंद जी, 2G को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसको अरविंद जी, रिजेक्ट किया। किसके कार्यकाल में? कोल घोटाले को कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोल अरविंद जी, आवंटन को खारिज कर दिया। किसके अरविंद कार्यकाल जी, में? तो अब अरविंद जी मैडम आप मुझे देख बताइए। लीजिए, कोई भी घोटाला होगा उसका रास्ता 10 जनपद ही जाता हुआ मिलेगा, ये मैं अरविंद जी गारंटी मुझे, देता हूँ। अरविंद जी, घोटाले की अफवाह, क्योंकि 2G कोल सब में साबित हो गया कि अफवाह क्या घोटाला भाई नहीं साहब, है। 1948 में लेकिन 2000 जीप आपकी खरीदने का सरकार, सौदा होता है, अरे भाई 155 ही 48, जीप इस देश को मिला, ये तो रिकॉर्ड में है, भारत सरकार के रिकॉर्ड में है। 2000 जीप खरीदने का समझौता हुआ, 155 जीप आया, अरविंद देश जी, आजाद अरविंद होते जी, ही पहला आपने रक्षा घोटाला अरविंद कर जी, लिया। आपका अरविंद तो जी, इतिहास है। अरविंद जी, आज मुझे एक बात बताइए, क्या आप री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे इस केस में? क्या आप फिर से जांच के आदेश देंगे? जिस तरीके के जो सनसनीखेज खुलासे आए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि एक गंभीर सवाल सरकार से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं? क्या आप इसमें री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे अगर इसमें पिटिशन जाता है, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि प्रशांत भूषण और एन राम और यशवंत सिन्हा जी अब वापस इस पे रिव्यू पिटिशन हो सकता है कोर्ट में लेकर जाएं? अरुण शौरी, नॉट एन राम। अरुण शरी, यस। देखिए मैडम, कोई पिटीशन जाए या नहीं जाए, कोई मांग करे या न करे, केंद्र सरकार को जहां भी लगेगा कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, जांच करने की जरूरत है, कोई गड़बड़ व्यक्ति है उसको पकड़ने की जरूरत है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ नीलू व्यास जी, आपको विश्वास दिलाता हूँ, केंद्र सरकार 1 मिनट की भी देरी नहीं करेगी। केंद्र सरकार किसी पिटीशन की प्रतीक्षा नहीं करेगी, 3 साल की देरी केंद्र क्यों की, सरकार ये किसी बताइए। मांग की 3 साल प्रतीक्षा से नहीं क्यों की। है? हमारी अब सरकार पाक साफ है, हमारी 3 साल से सरकार चुप क्यों है? कांग्रेस के तरह से कोई
एक परिवार की सरकार नहीं रही है और कोई घोटालों की सरकार नहीं है। अरविंद जी 3 साल से चुप क्यों? 3 साल से आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 अच्छा साल से गुरदीप जी, सुना राहुल गांधी जी इतनी भाग गए हैं, आपके रक्षा मंत्रालय राहुल गांधी जी ने कुछ बोला क्या? मीडिया पार्ट 2 आने के बाद राहुल जी का कोई स्टेटमेंट आया है क्या? हाँ, मीडिया पार्ट 2 आने के बाद राहुल जी सुना इटली चले गए, इस देश में है ही नहीं है। आपकी सरकार से रक्षा दस्तावेज दलालों पे आप बोल नहीं पा रहे हैं, पानी पी लीजिए। सरकार को 3 साल से क्यों नहीं हुई? गुरुदीप जी, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, कुछ नहीं मिला, कुछ मिलेगा नहीं। जब भी आप जांच करेंगे रास्ता 10 जनपद ही पहुंचेगा। आप क्यों बेवजह अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा नरेंद्र मोदी सरकार ने जो डील किया है बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल पाक साफ है। मुझे लगता है कि आप मेरी बातें सुन रहे थे। अरविंद जी, जब आप जवाब नहीं देना चाहते तो फिर आप इतिहास में चले जाते हैं। नहीं, मैं पूरा नहीं, इतिहास से कष्ट इसलिए है कि काला इतिहास है इनका। इतिहास से यही कष्ट है कि काला इतिहास है। इतिहास को सुनेंगे नहीं। इतिहास पढ़ने वाले ही जज कर सकते हैं। लेकिन परंतु मेरा सवाल अब आपसे है, वी डोंट सी दिस बैटल एंडिंग एनीवेयर, वेदर इट इज बीजेपी और कांग्रेस। जो आरोप और प्रत्यारोप, मुझे लग रहा है कि ये 2 घंटे भी ये डिबेट चलेगी तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि गुरदीप और अरविंद जी दोनों ही बिल्कुल इट्स लाइक अ परफेक्ट फेस ऑफ राइट नाउ। बट आई वांट द पार्टिंग कमेंट्स फ्रॉम यू। आप मुझे बताइए परंजॉय कि वेयर डू यू सी दिस हेडिंग नाउ एक्चुअली? यस, ये भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है नीलू जी। मैं सिर्फ अरविंद जी से विनम्रता से एक सवाल उठाता हूं। अरे सर, आप पूछें। सचमुच अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार, नरेंद्र मोदी जी का सरकार कुछ गलत काम नहीं किया तो इसमें जेपीसी लाने के लिए क्यों इतने नहीं देने के? आप भूलिए मत, एक जेपीसी आया था जो बोफोर्स घोटाला के ऊपर भी, वो भी क्लीन चिट दे दिया। तो अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी को छुपाने के कोई कारण नहीं है तो आप जेपीसी गुड ये पहला, हम तो अपने खिलाफ जेपीसी मांग रहे हैं। गुड एक मिनट अरविंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं, परंजो को खत्म कर दीजिए। हाँ परंजो बोलिए। दूसरी जो बात अभी तक किसी ने नहीं किया, अगर मीडिया पार्ट का जितनी सूचना है, अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार है, तो ये सुषेण गुप्ता को पहला बार कब डेसॉल्ट कंपनी ने इसके साथ इनका समझौता हुआ? 2000 साल में। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे भारतवर्ष के? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये मैं सूचना दे रहा हूं। जैसे गुरदीप जी ने कहा, ये भारतवर्ष के इतिहास में मेरे को तो मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ राय। एक लाइन बोलने दीजिएगा मेरे को नीलू जी। आपको मैंने एक प्रोग्राम खत्म करना है। हाँ बोलिए परंजो, प्लीज गो अहेड। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सरकार ने बोला जजमेंट में फैक्ट गलत है, व्याकरण नहीं, ये आरोप लगा रहे हैं तो एक लाइन बोलने दीजिएगा। अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी जस्ट हियर अबाउट प्लीज। यस परंजो, गो अहेड। और आखिरी बात ये है कि देखिए, जिस तरह से ये सारे सूचना आ रहे हैं, फ्रांस में इसका जांच चल रहा है, तो हमें मतलब है कि बहुत सारे प्रश्न है लोगों का कि सचमुच प्रधानमंत्री का दफ्तर का क्या भूमिका था, प्रधानमंत्री का क्या भूमिका है, हमारे राष्ट्रीय जो सुरक्षा का जो सलाहकार है अजीत डोभाल जी, उनका क्या, बहुत सारे सवाल हैं। क्यों ऐसे क्लॉज आपने हटा दिया? एंटी करप्शन क्लॉज, इंटेग्रिटी क्लॉज क्यों हटा दिया? क्यों आपने कानून मंत्रालय का राय आपने नहीं माना? ये सारे सवाल मैं समझता हूं सरकार को अभी तक हमें तो नहीं मिल रहे। शायद अरविंद जी के पास है जवाब। मुझे 1 घंटे में तो इन सवालों के जवाब नहीं मिले, 1 घंटे में मुझे भी नहीं मिले। अरविंद जी, आप जो दर्शक है, दर्शक को मालूम पड़ेगा, जो राजनीतिक दल का प्रवक्ता है ना, किस तरह से कौन सा सवाल का कैसा जवाब दिया। अरविंद जी बोलिए, चलिए। आप कहते हैं ना आपको बोलने नहीं देती। चलिए लास्ट कमेंट्स आप। एक बात मैं भी बोल देता हूं। नहीं, बोल मेरे गुरमीत भाई बोल लेने दीजिए। गुरमीत जी प्लीज बोल लेने दीजिए, प्लीज बोल लेने दीजिए। फिर कभी और डिबेट में मिलेंगे, पूछ लीजिएगा। हमारी आपसे मुझे याद तो रहे, मुझे याद तो रहे, आपके एंकर ने भी कुछ पूछा है, हमारे परांजपे साहब ने भी कुछ पूछा है, याद तो रहे मुझे, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, 2019 के पहले इस तरह के हजारों आरोप हमारे ऊपर लगे और ये लोग गला फाड़ फाड़ के कर रहे थे कि मोदी जी दोषी हैं, मोदी ने गड़बड़ किया है
और उल्टा चोर कोतवाल पे, उल्टा चोर चौकीदार पे उंगली उठा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौदे में कोई दिक्कत नहीं है, और जिसने आरोप लगाया वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके माफी मांगी। अब जो आरोप है, जो बात हो गई, उस पर भी कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है, बार बार आरोप लगाती है। लेकिन ये क्लियर है कि 2007 से और 12 के बीच में कोई दलाली खाया है तो कांग्रेस के मिली भगत से ही खाया होगा। बिना यूपीए सरकार के मिली भगत के दलाली खाना संभव नहीं है, और इसका जवाब कांग्रेस को देश के सामने देना पड़ेगा। कांग्रेस जवाब देने से बच नहीं सकती है, कांग्रेस इसका जवाब देने से बच नहीं सकती है। इसके जवाब के लिए ही मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कांग्रेस की तरफ से, और ये इटली भाग जाने से नहीं बच सकते हैं। पूरे इस मामले की जांच स्वीकार कीजिए, आप सरकार में हैं, मान लीजिए कि इसकी जांच जरूरी है, जेपीसी बना के मिलकर इसकी जांच की जाए। इसमें आपको क्यों आपत्ति है? आप जांच क्यों नहीं करना चाहते? चलिए, अब ये जेपीसी क्यों मांग कर रहे हैं? मेरे जवाब ले लीजिए, ये जेपीसी क्यों चाहते हैं, मेरे से जवाब लीजिए ना। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी तो इनको डर था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्दी आ जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और जेपीसी बनेगी तो लंबा हम लटका देंगे उसको। इसलिए ये चाहते नहीं है बोल रहे हैं कोर्ट में जाए, 3 साल जांच होगी। देखिए, जहां भी जरूरत होगी जांच होगी, और केवल जांच ही नहीं होगी, कार्रवाई भी होगी, कार्रवाई भी होगी। आप तैयार रहिए। आपकी सरकार ने जांच नहीं की, 3 साल से आप जांच दबा के बैठे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं अगर आपकी सरकार ने जांच करवाई होती तो हम ये नहीं बोलते। आई एम रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। मुझे Paranjay, I'm really sorry. It's already 5 o'clock. I have to wind up the debate. इतने सारे तथ्यों को सुना है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो आज सवाल के फॉर्म में ही बने हुए हैं। अरविंद जी चाहे कुछ भी बोले, उन्होंने बहुत तालियां भी बजाई, अपने तथ्य रखे, गुरदीप ने भी अपने बातें रखी, इतिहास में भी हम चले गए, लेकिन जो राफेल से जुड़े हुए जो बुनियादी मुद्दे हैं जिनका खुलासा मीडिया पार्ट ने किया है, उसका जवाब न सरकार के पास है और ना ही कांग्रेस पार्टी के पास है। कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत सारे कल सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या राफेल से जुड़ा हुआ रहस्य कभी किसी को पता चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। फिलहाल मुझे इस डिबेट में तो इसके जवाब नहीं मिले। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या इस पर दोबारा जांच बैठती है, क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फिर से जाएगा एक रिव्यू पिटीशन के जरिए, तो ये देखना होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, गुरदीप सप्पल, अरविंद सिंह और परांजय गुहा। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, इट वाज क्वाइट एन इक्लेक्टिक डिबेट। थैंक यू सो मच। और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और बताइएगा फीडबैक कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जेंटलमैन।